जय हिंद साथियों, पुनः ऑनलाइन क्लास में हम टीजीटी प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले की वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 59 तक दे चुके थे। प्रश्न नंबर 60 से 125 तक का वीडियो बनेगा और ये पेपर जो है 2011 का है। दिया है कि साधु आ रहे हैं, वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए। एक वचन, बहुवचन, द्विवचन या इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि साधु आ रहे हैं, एक तो बहुवचन वाक्य हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक वचन होगा क्योंकि साधु आ रहे हैं एक आदर सूचक शब्द है। यानी साधु आ रहे हैं में साधु के साथ आदरार्थ यानी आदर के साथ के अर्थ में क्रिया प्रयुक्त हुई है, अतः यहाँ पे एक वचन होगा, यानी विकल्प ए। इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो इसमें बी विकल्प होगा। अरहर क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। अन्य शब्द क्या हैं? पुल्लिंग हैं। चना, बाजरा, उड़द। विद्याभ्यास, विद्याभ्यास का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा 62 का बी, विद्याधन अभ्यास, यानी दीर्घ स्वर संधि होगा। नील गाय में कौन सा समास है? तो यहाँ सी विकल्प होगा, कर्मधारय समास। क्या होगा? कर्मधारय समास। नील शब्द में कर्मधारय समास है। नील का अगर जो हम समास विग्रह करेंगे तो पाएंगे कि नीली है गाय। जो इसमें नीली और गाय शब्द में विशेषण विशेष्य का संबंध है, यानी गाय क्या है? विशेष्य है और नीली क्या है? उसकी विशेषता है। त्रिभुज शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिभुज में द्विग समास है। प्रश्न नंबर 65 है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। वाक्य में का शुद्ध रूप होगा। अपने हाथ से स्वयं काम करो, तो यहाँ होगा प्रश्न नंबर 65 का ए, अपना काम स्वयं करो, शुद्ध वाक्य होगा। प्रश्न नंबर 66 हम लोग देखेंगे। प्रश्न नंबर 66 है, हमारी यात्रा के यात्रा वृत्तकार हैं भगवान दास वर्मा, कल्याण चंद्र, लोचन प्रसाद पांडे या जैन, यशपाल जैन। तो यहाँ पे 67 का 66 का सी होगा, लोचन प्रसाद पांडे हैं। बनारसी दास चतुर्वेदी के रेखा चित्र हैं। इसमें क्या होगा? ए बी होगा, ए होगा, बी होगा या ए बी दोनों होगा या स्मारिका होगा। तो यहाँ 67 का सी होगा, ए और बी। अर्थात जो सेतुबंध है और रेखा चित्र ये बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा रचित रेखा चित्र है, जबकि अतीत के चलचित्र मेरा परिवार, स्मारिका आदि महादेवी वर्मा की रेखा चित्र हैं। सेतुबंध की रचना लगभग 1952 है। दोनों 1952 है, सेतुबंध और रेखा चित्र। अमिट रेखाएं के संस्मरण रेखा चित्रकार हैं। तो 68 का है बी। बी कौन है? सत्यवती मलिक। बी विकल्प सही होगा ये वाला। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी रचनाकर की रचना है बापू कर्मवीर, श्री गांधी अकाल पुरुष। तो यहाँ पे 69 का होगा
सी इनके द्वारा गणेश चंद्र शंकर विद्यार्थी के द्वारा रचित क्या है? कर्म भूमि, सॉरी कर्मवीर गांधी है। इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति है, छांटिए। तो रत्नाकर के द्वारा लिखी उनकी कृति है 70 का ई उद्धव शतक। निहार किसकी रचना है? तो निहार किसकी रचना है? तो निहार महादेवी वर्मा की रचना है, यानी ये विकल्प सही होगा। क्या होगा? ये विकल्प। इनकी अन्य रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? इनकी अन्य रचनाएं हैं रेशमा है, नीरजा, आप लोग देख ही रहे हैं क्या है, नीरजा है, निहार है और नीरजा है, दीपशिखा है, उसके बाद यमा है, यमा प्रसिद्ध रचना है उनकी, और रश्मि उनकी रचना है। आगे है 72, प्रश्न नंबर 72 है, रमीण शब्द रूप में कौन सी विभक्ति होगी? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या पंचमी? तो यहाँ पे तृतीया होगी। किसी के द्वारा ट्रिक लगा दिया गया है। बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो 73 का डी होगा। बादल का पर्यायवाची नहीं की बात की गई है, तो मरकट है। मरकट बादल का पर्याय नहीं होता, से सभी क्या हैं? बादल के पर्यायवाची हैं। 74 का बी दिया है। 74 का अर्वाचीन शब्द का विलोम क्या होगा? अर्वाचीन का विलोम शब्द होगा बी प्राचीन होगा। आकृति शब्द का समभिन्नार्थक शब्द है। आकृति का बनावट, वस्त्र, चित्र या समरूप। तो 75 का ये होगा आकृति का समनार्थक शब्द या श्रुति समभिन्नार्थक शब्द बनावट होगा। छाती केवल चलने वाला के लिए एक शब्द होगा उरग, भुजंग, कुरंग, तुरंग। तो 67 का ये होगा उरंग। छाती केवल चलने वाला। बरस पड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा अत्यधिक क्रोधित होना, वर्षा होना, प्रेम करना, सम्मान देना। तो 77 का ये होगा अत्यधिक क्रोधित होना। अगला प्रश्न है, छठी का दूध याद आना का सही अर्थ होगा बुरा हाल होना, पराजित होना, बचपन की याद आना, भूख लगना। तो यहाँ छठी का दूध याद आना का सही अर्थ होगा बुरा हाल होना। हिंदी समालोचन के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? समालोचना के सूत्रपात के लिए कौन सी पत्रिका उल्लेखनीय है? कविवचन सुधा, हरिश्चंद्र पत्रिका, ब्राह्मण या आनंद कादम्बिनी। तो 79 का होगा ई कविवचन सुधा। अगला प्रश्न है, इनमें से सरस्वती पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। तो सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं 80 का डी महावीर प्रसाद द्विवेदी। वर्ष 1930 में महादेवी वर्मा, यानी 1903 है, 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था।
प्रश्न नंबर 81 है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था? तो 81 का होगा आपका डॉक्टर नगेंद्र ने। नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहकर व्याख्यायित किया है। प्रश्न नंबर 82 है, प्रश्न नंबर 82 में कौन सा कवि छायावादी नहीं है? निराला, पंत, प्रसाद। ये तो तीनों हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं, प्रसाद जी हैं। इसमें जायसी नहीं होंगे, यानी 82 का डी। अन्य लेखक हैं जैसे जयशंकर प्रसाद जी है, ये हैं, निराला जी हैं, पंत जी हैं, माँ सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा। ये 4 स्तंभ माने जाते हैं छायावाद के। उसके बाद है पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, इसका विधारक के प्रतिनिधि माने जाते हैं। छायावाद का नामकरण का श्रेय किसको जाता है? तो मुकुटधर पांडे को जाया जाता है। नामकरण कौन करते हैं? मुकुटधर पांडे को जाता है। प्रश्न नंबर 83, प्रश्न नंबर 83 है, दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, या यौगिक रूढ़, या इनमें से कोई नहीं? तो 83 का होगा बी, योग रूढ़ शब्द। यानी दशानंद योग रूढ़ शब्द है, इसमें बहुब्रीहि समास है। दशानन का समास विग्रह होता है, दश है आनंद जिसकी, अर्थात रावण। इसमें रावण के सांकेतिक अर्थ को इंगित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ध्वनि नहीं है? तो कौन सा ध्वनि नहीं है? यानी ट, ठ, ढ, ढ, अर्थात यहाँ पे ट जो है डी इसका होगा। टॉवर के सभी व्यंजन क्या होते हैं? मूर्धन्य ध्वनियाँ हैं, जिसमें ट, ठ, ड, ढ होता है। तो 3 तो दिया है आपको लगातार ABC, यानी डी नहीं होता है। यह क्या है? उच्छिष्ट व्यंजन है, यानी द्विगुणी व्यंजन इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 85 कह रहा है कि इनमें से निम्न में से कौन सा अल्पप्राण ध्वनि है? यहाँ क क्या होता है? अल्पप्राण ध्वनि में आता है, यानी 85 का ए। अल्पप्राण किसे कहते हैं? तो अल्पप्राण का होता है उच्चारण में श्वास पहले अल्प मात्रा में निकले, जिसमें हकार जैसी ध्वनि न हो, अल्पप्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। प्रश्न नंबर 86 है, देवनागरिक लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी से, ब्राह्मी से, या किलाक्षर से, या हेरोग्लिफिक से? तो ये है 86 का बी विकल्प होगा, ब्राह्मी है। ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह एक ध्वन्यात्मक लिपि है, जो प्रचलित लिपियों रोमन, अरब और चीनी आदि से सबसे अधिक वैज्ञानिक है। यानी हिंदी को वैज्ञानिक भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अलका जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्रा है? तो अलका है 87 का डी है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त जो अलका है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक की पात्रा है। इस नाटक का प्रकाशन 1931 में हुआ था। अशोक के फूल निबंध के रचयिता कौन हैं? तो अशोक के फूल के रचयिता हैं, विकल्प ए होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। नवासी है, इनमें से कौन सी कृति आत्मकथा है? कलम का सिपाही, चीणों,
सीढ़ों पर चांदनी, अर्धकथानक या वाण भट्ट की आत्मकथा। तो यहाँ आत्मकथा कौन सी है? तो यहाँ होगा 89 का सी। अर्धकथानक जो है हिंदी की प्रथम प्राचीनतम आत्मकथा है। इसकी रचना बनारसी दास जैन ने की थी। इसके रचनाकार हैं बनारसी दास जैन। और कथानक किस विधा की रचना है? तो ऊपर अभी हम लोग देखे हैं इसको, आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। यानी 90 का डी सही होगा। इसकी रचना 1641 में हुई थी। कब हुई थी? 1641 में। प्रसाद द्वारा रचित इरावती कैसा उपन्यास है? तो ये क्या कमायनी के बाद की कृति है? ये ऐतिहासिक रचना है। इनके जितने भी उपन्यास हैं ऐतिहासिक हैं, इतिहास आधारित रचनाएं हैं। इरावती कमायनी के बाद की रचना है। इस अपूर्ण उपन्यास के रचनाकार जयशंकर प्रसाद हैं, अर्थात ये अपूर्ण क्या है? अपूर्ण रचना है, अपूर्ण रचना है। यह पुष्पमित्र शुंग की काल की कथा वस्तु को आधार बनाकर प्रसाद जी ने इस ऐतिहासिक उपन्यास की पाप पुण्य के बजाय अच्छे और बुरे का विचार करते हुए कंकाल की ही तरह इसमें भी प्रयोग करने वाले व्यक्ति की दृष्टि को निर्णायक माना है। अतः उत्तर विकल्प सही है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद्र का नहीं है? तो सेवा सदन है, गोदान भी है, कर्मभूमि भी है, यानी शेखर एक, यानी डी विकल्प उनकी रचना नहीं है। शेखर किसकी रचना है? तो शेखर अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। यानी इनको कहते हैं, अज्ञेय के नाम से ही प्रसिद्ध हैं। इनको हिंदी में रिपोर्टाज का आरंभ किस युग में हुआ? द्विवेदी युग, भारतेंदु युग, प्रसाद युग या प्रसादोत्तर युग, छायावादोत्तर युग में? तो 93 का होगा डी, प्रसादोत्तर युग या छायावादोत्तर युग में इसका विकास होता है। रिपोर्टाज एक लेखन प्रथम प्रयास शिवदान चौहान द्वारा लिखित लक्ष्मीपुरा को माना जाता है। यानी रिपोर्टाज की पहली रचना क्या है? लक्ष्मीपुरा। यह जो कि 1938 में आई थी, रुबाब पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। इसका आरंभ छायावादोत्तर युग में हुआ था। प्रश्न नंबर 94 है, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या होती है? तो 11 होती है। यानी इसमें अनुस्वार और विसर्ग को छोड़ दिया जाता है, यानी अंक और अ को छोड़ दिया जाता है। तो उनके साथ इनकी संख्या 13 होती है। अगले पृष्ठ पर चलते हैं। देवनागरी की लिपि मूलतः क्या है? वर्णात्मक है, अक्षरात्मक है, चित्रात्मक है या प्रतीकात्मक है? तो ये क्या है? इसका ये प्रश्न नंबर 95 का बी है। यह क्या है? तो ये अक्षरात्मक है। क्या है? अक्षरात्मक है। इस लिपि को अक्षरों को बाएं से दाएं लिखा जाता है। अब यहाँ देखिए, इसी आधारित पर प्रश्न है। इसकी व्याख्या में आपको मिला है, देवनागरी की लिपि के विषय में क्या सत्य नहीं है? तो यहाँ पे दिया है, अभी हमने पढ़ा था, यह दाएं से बाएं लिखी जाती है। तो नहीं, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, अर्थात यही होगा, यानी ए क्या है? सही नहीं है। फिर भी अगला प्रश्न उस देख लेते हैं कि आगे क्या है। इसकी उत्पत्ति
नागर ब्राह्मणों से मानी जाती है। यह वर्णात्मक लिपि है, तो ये सही नहीं है, यानी ई और सी दोनों सही नहीं है, यानी एक से अधिक विकल्प हो चुका है। ये विवाद वाला प्रश्न है। अब यहाँ दिया है, पद्या है नील परिधान बिच सुकुमार फूल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल मेघ घन बिच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा श्लेष रूपक उपमा। तो इसका ये होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। प्रश्न नंबर 97 का ए, दी गई पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रश्न नंबर 98 है, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा समास, कौन सा अलंकार है? तो यहाँ बी सही होगा और रूपक अलंकार होगा। जहाँ योजक चिन्ह पाए जाते हैं या रूपी शब्द आता है अर्थ के आधार पर, तो वहाँ पर रूपक अलंकार पाया जाता है। तो 98 का आपको मिल गया। 99 प्रश्न नंबर 99 दे रहा है, बिहार की राजधानी पटना किस बिहारी बोली के क्षेत्र में आती है? मैथिली, भोजपुरी, मगही या अंगिका? तो यहाँ 99 का सी होगा, वहाँ पे क्या बोली जाती है? मगही बोली जाती है। प्रश्न नंबर 100 है, खड़ी बोली की पहली रचना मानी जाती है? तो खड़ी बोली की पहली रचना है प्रेम सागर लल्लू लाल की कृति है। प्रश्न नंबर 101, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? नहीं आने की बात है, छत्तीसगढ़ी जो है कि नहीं आती है। छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली यहाँ पे सब पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती हैं। अवधी, छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी। आगे दिया है प्रश्न नंबर 102, बिहारी सतसई किस भाषा का काव्य है? ब्रजभाषा, खड़ी बोली, अवधी या भोजपुरी? तो इसका होगा 102 प्रश्न का ये विकल्प सही होगा, ब्रजभाषा में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 3 दिया है 103, सुजान शब्द का प्रयोग किस कवि की कविता में सर्वाधिक हुआ है? तो सुजान शब्द का अधिक प्रयोग हुआ है घनानंद की कविता में। इसकी और व्याख्या के तहत अगर जो हम देखते हैं तो सुजान शब्द का प्रयोग घनानंद ने अपनी कविताओं में सर्वाधिक बार किया है। सुजान का प्रयोग इन्होंने श्रृंगार में नायिका के लिए तथा भक्ति भाव में भगवान श्री कृष्ण के लिए किया है। प्रश्न नंबर 104 है, इनमें से कौन सा कवि रीति मुक्त नहीं है? यानी रिक्त मुक्ति का धारा का नहीं है। तो इसमें घनानंद तो होते हैं, आलम भी हैं, बोधा यानी केशव दास जी हैं। रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो, मतलब रिक्त मुक्त कवि उन्हें कहा जाता है जो रीति के बंधन से पूर्णतः मुक्त हो। अतः इसमें केशवदास रीति मुक्त कवि नहीं हैं, बल्कि ये भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। अगला है, कवि प्रिया के रचनाकार का नाम बताइए। देव हैं, केशव हैं, पद्माकर हैं या घनानंद हैं? तो कवि प्रिया के रचनाकार हैं केशवदास, यानी बी विकल्प सही होगा। इनके द्वारा रचित रचनाएं हैं देवचरित है, नखशिख है, रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया और कवि प्रिया याद रखिएगा, रतन वावनी है और रामचंद्रिका आदि हैं। प्रश्न नंबर 106, इनमें से
कौन सी भारतेंद्र की रचना नहीं है? तो वैदेही हिंसा न भवति उनकी रचना है। विशस्य विस्मौसधम उनकी रचना है। वत्साह दर्पण उनकी रचना है। पद्मावत नहीं है, अर्थात डी विकल्प होगा। अगला है, इनमें से कौन सा नाटक भारतेंद्र जी का नहीं है? भारतेंदु दुर्दशा, नील देवी, प्रेम जोगनी, रणधीर प्रेम मोहिनी। तो 107 का है बी, नील देवी। नील देवी उनकी रचना नहीं है, जबकि बाकी सभी रचनाएं उनकी ही हैं। रण प्रेम मोहिनी, प्रेम जोगनी और भारत दुर्दशा। प्रश्न नंबर 108 है, पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? 3, 5, 4, 2। तो पश्चिमी हिंदी की लगभग 4 बोलियां बोली जाती हैं। कौन सी? 4। अब पश्चिमी हिंदी में आता कौन है? तो पहले तो हरियाणवी आएगा, दूसरा ब्रज आएगा, तीसरा कन्नौजी आएगा और चौथा क्या होता है? बुंदेली। क्या होता है? बुंदेली। प्रश्न नंबर 109, बनाफरी किसकी उपबोली है? बुंदेली की, छत्तीसगढ़ी की, बघेली की या कन्नौजी की? प्रश्न नंबर 109 का सी विकल्प सही है, बघेली। अगला प्रश्न है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है? पैसाची से है, ब्राज से है, मगही से या सौरसेनी से? तो मगही से तो बिहारी भाषा होता है, मगही भाषा है। सौरसेनी क्या होती है? यह भ्रंश है। और यहाँ पे पैसाची से पंजाबी भाषा का उद्भव होता है। जहाँ तक हमें विश्वास है ये ब्राज से होता है। प्रश्न नंबर 110 का वी विकल्प सही है। सिंधी भाषा का उत्पत्ति ब्राज अपभ्रंश से हुई है। पैसासी अपभ्रंश से पंजाबी यानी लहदा होता है। सौरसेनी से पश्चिमी राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपीय है। क्या है? भारोपीय भाषा का है। यह भारत और यूरोप को मिलाकर के भारोपीय भाषा परिवार से संबंधित है। 112 प्रश्न, करवी भाषा का उदय किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी से, राजस्थानी से, पूर्वी हिंदी से या बिहारी से? तो ये होता है पश्चिमी हिंदी से। ये विकल्प सही होगा। पश्चिमी हिंदी को कौरवी भाषा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौरवी भी कहा जाता है। इसको खड़ी बोली भी कहा जाता है, यानी खड़ी बोली से खड़ी बोली की उत्पत्ति होती है। प्रश्न नंबर 113 है, निम्न में से कौन सा देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा या देहात? तो 113 का सारी यहाँ पे देखिए देशज शब्द है तो जूता है। जूता क्या है? देशज शब्द है। इस देशज में अन्य शब्द उदाहरण है कटोरी है, झोला है, लुटिया आदि, ये सब क्या आते हैं? देशज में आते हैं। प्रश्न नंबर 114 है, इनमें से सूर की रचना कौन सी नहीं है? तो सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। इसमें डी प्रश्न जो है 114 का रस पंचाध्यायी सूरदास की रचना नहीं है, यानी डी विकल्प सही होगा। 115, इसमें कृष्ण भक्ति कवि कौन सा नहीं है? सूरदास, रसखान भी हैं, कृष्णदास भी हैं, तुलसीदास। तो तुलसीदास जी हैं जो कृष्ण भक्ति के नहीं, ये राम भक्ति धारा के कवि हैं, प्रमुख कवि हैं, ऐसे समझ लीजिए।
राम भक्ति धारा के प्रवर्तक भी माने जा सकते हैं। तुलसी की भक्ति का स्वरूप क्या था? तुलसी की भक्ति का स्वरूप था दास्य। क्या था? दास्य। प्रश्न नंबर 116 दास्य है। प्रश्न नंबर 117 दिया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा ग्रंथ तुलसी द्वारा रचित नहीं है? गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका यानी रस मंजरी जो है डी विकल्प होगा 117 का, उनकी रचना नहीं है। इनमें से कौन सा महाकाव्य अवधि में लिखा गया है? तो यहाँ पे अवधि में तो सबसे अधिक प्रचलित है रामचरितमानस, यानी सी विकल्प जो है सही होगा। 119 प्रश्न है, ऋतकालीन कवियों की काव्य भाषा थी? तो ऋतकालीन कवियों की काव्य धारा क्या थी? अवधि थी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बुंदेली। तो ऋतकालीन कवियों की काव्य भाषा ब्रजभाषा, हमारे समझ से तो ब्रजभाषा है, यानी 119 का सी विकल्प सही है। क्योंकि उस समय काव्य भाषा में मैंने काव्य के लिए सबसे आसान भाषा ब्रजभाषा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 120 है, कालीन उस कवि का नाम बताइए जिसमें वीर रस में कविता लिखी है। अब ऋतकाल में है, जबकि ऋतकाल जो चलता है उसमें श्रृंगार की रचनाएं अधिक होती हैं, लेकिन इसमें है एक ही कवि हैं जिन्होंने वीर रस पर कविता लिखी है, उनका नाम है भूषण। कौन है? भूषण। प्रश्न नंबर 121 है, निम्न में से कौन मात्रिक छंद है? तो इसमें आप प्रश्न नंबर 121 डी विकल्प सही होगा। ये सभी हैं, दोहा, चौपाई और रोला, ये सब क्या है? मात्रिक छंद हैं। दोहे में 13-11 यानी 24 की मात्रा होती है, 13-11 होता है। चौपाई में 16-16 होता है और रोला में 11-13 के क्रम में मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 122 है, छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं? पतंजलि, पिंगल, पाणिनि या मनु? तो यहाँ आचार्य पिंगल को छंद शास्त्र के प्रणेता माना जाता है। प्रश्न नंबर 113 है, कह रहा है कि मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, इन पंक्तियों में किस संत का प्रयोग किया गया है? दोहा, चौपाई, सोरठा या सवैया? तो इसका होगा 123 का वी विकल्प। इन पंक्तियों में चौपाई छंद है, यह रामचरितमानस से ली गई है। चौपाई है, यानी बी विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 124, जिन भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, वीन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं को सूल, पंक्ति में कौन सा छंद है? तो मात्रा के अनुसार गणना किया जा सकता है कि इसमें कितनी मात्रा है। मात्राओं के आधार पर हम इसकी गणना कर सकते हैं। चूँकि ये है रोला है। क्या है? रोला। सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, और कवि खद्योत्सम जेहि करे प्रकाश, इन पंक्ति में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो आज का अंतिम प्रश्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। क्या होगा? विरोधाभास, यानी तुलसी, सूरदास तुलसी और केशवदास बाकी सबको
तो यहाँ पे आप देख लिए इस पंक्ति में विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः अगली वीडियो में हम एकदम अंतिम पेपर होगा 2021 का, और उस 21 के बाद आपको मिलेंगे 17 या 16 प्रैक्टिस सेट आपको प्रश्न मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।